Hello everyone, today we are going to discuss paper code BSOC 102 Sociology of India first। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, ठीक है, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। आप इस पर चले जाएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड होगा आपको सर्च कर लेंगे, जैसे कि अभी हम देखते हैं BSOC 102। इसके देखिए आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका जो भी मीडियम है आपको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप इसको बाय नाउ करके परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप क्या है अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मेजर अटेम्प्ट्स towards nation building in India. So, nation building means the process of creating a strong, united country where people feel a sense of belonging and work together for a common goals. नेशन बिल्डिंग क्या है आपका? नेशन बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कंट्री को क्रिएट करते हैं जहाँ पे कि जो लोग हैं दैट फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गोल्स। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो इंडिया ने क्या है बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, सोशल डिविजन हो गए और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो गई। सो इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है, ताकि इंडिया एक नेशन स्टेट बन सके। सो फर्स्ट वन इज फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स towards nation building was the framing of the Indian Constitution in 1950। यानी कि जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप लिया था नेशन बिल्डिंग की तरफ वो था फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक क्लियर फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है गवर्नेंस के लिए और गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स को, जैसे कि इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया टू ऑल द सिटीजन्स। ये आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी स्टैब्लिश करता है, ठीक है, एंड द रूल ऑफ लॉ, हेल्पिंग टू यूनाइट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ताकि ये हेल्प कर सके टू यूनाइट द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स अंडर वन लीगल सिस्टम। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया ने क्या किया, आपका अडॉप्ट किया था एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को विद द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पे कि जितने भी अडल्ट थे उनको राइट टू वोट दिया गया था, ठीक है। सो रेगुलर इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को एक वॉइस मिली इन द डिसीजन मेकिंग एंड हेल्प्ड बिल्ड ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम विच इज वेरी एसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग। थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। So at the time of independence, India consisted of British ruled areas and more than 500 princely states। यानी कि जब इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंस टाइम पे जब इंडिया था तो इंडिया में हमें दोनों ही एरियाज देखने को मिलते हैं, एक तो ब्रिटिश एरियाज और प्रिंसली एरियाज। सो द इंटीग्रेशन था इन प्रिंसली स्टेट्स का इनटू द इंडियन यूनियन that was led by leaders like Sardar Vallabhbhai Patel. It was a major achievement. So this helped in creating political unity and a strong central authority। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट हुई और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी बनी, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने क्या किया, एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है, अडॉप्ट किया। 5 ईयर प्लान्स वर इंट्रोड्यूस टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे ताकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर सके। पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सेवरल सोशल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जितने भी सोशल लेवल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया या फिर जेंडर इनइक्वालिटी हो गया। सो पॉलिसीज लाए गए for the upliftment of scheduled caste,
scheduled tribes and other backward classes so that helped promote social justice. So national integration को भी encourage किया गया था through education, national symbols and cultural exchange. Promotion of unity and diversity. इंडिया क्या है? इंडिया इज recognized and respected its cultural, linguistic and religious diversity. इंडिया ने क्या की? अपनी जो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी थी उसको रिकॉग्नाइज किया और रेस्पेक्ट किया. लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स अलाउड people to preserve their languages and cultures while remaining the part of the nation. So this helped strengthen unity without forcing uniformity. इसकी वजह से क्या हुआ? जो यूनिटी थी वो strengthen हुई without forcing any uniformity. In conclusion, we can say that India's nation building efforts focused on democracy, constitutional values, economic development, social justice and unity in diversity. Though challenges remain, these major attempts have played a crucial role in shaping इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन. ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया. वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट ग्रुप? एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स. ठीक है, सो अ डिसेंट ग्रुप is a social group in which membership is determined by one's family lineage or ancestry. डिसेंट ग्रुप क्या होता है आपका? एक सोशल ग्रुप है जहाँ पे की जो मेंबरशिप है वो डिटरमाइन होती है किसी एक फैमिली के लीनियज से या फिर एंसेस्ट्री से. अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो ये क्या करता है? ये कंसिस्ट करता है ऑफ द पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर आइदर थ्रू देयर मदर or father or sometimes both, so tracing their roots back to a common ancestor. So decent groups are very important in many societies. जो आपके decent group होते हैं ये important होते हैं बहुत सारी societies में, क्योंकि ये क्या करते हैं? they help organize social relationships, inheritance, marriage rules and responsibilities within the community. So there are mainly two types of decent groups. यानी कि दो मेन टाइप के decent groups होते हैं. एक हो गया patrilineal decent group. यहाँ पे क्या है? मेंबरशिप आपकी ट्रेस होती है थ्रू द फादर साइड. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई पर्सन अगर सेम ग्रुप से बिलोंग करता है एज देयर फादर, ग्रैंड फादर एंड पैटर्नल रिलेटिव्स. दूसरा है आपका मैट्रिलिनियल डिसेंट ग्रुप. सो यहाँ पे क्या है? मेंबरशिप को ट्रेस किया जाता है थ्रू द मदर साइड. यहाँ पे जो पीपल होते हैं दे बिलोंग टू मदर्स लिनेज इंक्लूडिंग द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल रिलेटिव्स. नाउ वी विल लुक व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स. सो फर्स्ट, कॉमन एंसेस्टर्स. और डिसेंट ग्रुप्स ऑलवेज ट्रेस इट्स ओरिजिन टू अ कॉमन एंसेस्टर्स हु मे बी रियल और मिथिकल. यानी कि कोई भी डिसेंट ग्रुप होता है वो अपने ओरिजिन को ट्रेस करता है एक कॉमन एंसेस्टर के लिए. ठीक है, जो रियल भी हो सकता है और मिथिकल भी हो सकता है. सो दिस एंसेस्टर गिव्स द ग्रुप अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग. मेंबरशिप बाय बर्थ. पीपल बिकम्स मेंबर ऑफ अ डिसेंट ग्रुप ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर बॉर्न इनटू इट. यानी कि लोग एक डिसेंट ग्रुप का, ठीक है, डिसेंट ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली जब वो उसमें बॉर्न होते हैं. मेंबरशिप इट इज नॉट यूजुअली बेस्ड ऑन चॉइस और रेजिडेंस बट प्योरली ऑन ब्लड रिलेशंस. मेंबरशिप जो होती है वो यूजुअली हमारे चॉइस पे या फिर रेजिडेंस पे बेस्ड नहीं होती है, बल्कि इट इज प्योरली बेस्ड ऑन आवर ब्लड रिलेशन. परमानेंट मेंबरशिप. once a person is born into a decent group they remain a member for life. यानी कि अगर एक बार जो पर्सन ग्रुप बॉर्न हो गए एक डिसेंट ग्रुप में तो उसके मेंबर हमेशा के लिए रहते हैं. सो मेंबरशिप डज नॉट चेंज इवन इफ अ पर्सन मूव्स टू अ डिफरेंट प्लेस और कम्युनिटी. यानी कि जो मेंबरशिप है वो कभी बदलती नहीं है इवन इफ जो पर्सन है वो अलग जगह चले जाए या फिर अलग कम्युनिटी में चले जाए. यूनिलिनियल डिसेंट. So most decent groups follows a unilineal system, meaning they trace ancestry through either the father और द मदर बट नॉट बोथ. यानी कि बहुत सारे डिसेंट ग्रुप्स क्या होते हैं वो यूनिलिनियल सिस्टम को फॉलो करते हैं. इसका ये मतलब है कि वो अपनी एंसेस्ट्री को सिर्फ एक ही के उससे ट्रेस करते हैं, मान लीजिए या तो फादर से या फिर मदर से, बट नॉट द बोथ. सोशल फंक्शंस. डिसेंट ग्रुप्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी. जो डिसेंट ग्रुप होते हैं वो सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं. वो मैरिज को रेगुलेट करते हैं बाय सेटिंग रूल्स अबाउट हु कैन मैरी, यानी कि एक्सोगैमी या फिर एंडोगैमी होता है. They also determine inheritance rights, property ownership, and responsibility towards family members. Group solidarity. So decent groups provide emotional, economic, and social support to their members. जो decent groups होते हैं आपके वो emotional, economic, social support को provide करते हैं अपने members को. Members often help each other in times of need, ensuring the welfare of the group as a whole. Members क्या करते हैं
एक दूसरे को हेल्प करते हैं जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, ensuring the welfare of a group as a whole. Ritual and cultural significance. Many decent groups have specific rituals, ceremonies, and cultural practices that reinforce their identity and connection to their ancestors. बहुत सारे जो decent groups होते हैं उनके अलग अलग rituals होते हैं, सेरेमनीज होती हैं और कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि उनकी आइडेंटिटी को रेनफोर्स करते हैं एंड कनेक्शन टू देयर एंसेस्टर्स. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट अ डिसेंट ग्रुप इज मोर देन जस्ट अ फैमिली. ये एक फैमिली से बढ़कर होती है, ये एक सोशल यूनिट होती है जो कि बाइंड करती है लोगों को एक साथ थ्रू द एंसेस्ट्री, प्रोवाइड्स आइडेंटिटी एंड एंश्योर सोशल कोहेजन. सो इट प्लेज अ की रोल इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल, इकोनॉमिक and religious life in many societies. Now we will move to the next question. What do you understand by national integration? Outline major challenges to national integration in India. ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है और मेजर चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के लिए टू द नेशनल इंटीग्रेशन. सो द नेशनल इंटीग्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस of uniting people of a country into one cohesive whole despite differences in language, religion, culture, region और ethnicity. यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि लोगों को यूनाइट करना किसी एक कंट्री में, ठीक है, इनटू अ कोहेसिव होल, जहाँ पे डिफरेंसेस भी हों, जैसे कि मान लीजिए लैंग्वेज का डिफरेंसेस है तभी भी उनको क्या है, यूनाइट करना है. ठीक है, सो इट मीन्स फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. इसका मतलब होता है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाना, लॉयल्टी लाना एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन. सो इन इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. इंडिया में क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन पार्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट डाइवर्सिटी. सो ये क्या करता है, नेशनल इंटीग्रेशन इंश्योर करता है पीस को, स्टेबिलिटी को एंड प्रोग्रेस बाय क्रिएटिंग हार्मनी अमंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. सो नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिकल यूनिटी. ये सिर्फ पॉलिटिकल यूनिटी के बारे में नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल यूनिटी. ये आपका इक्वालिटी, जस्टिस और रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री. Now we will look what are the major challenges to national integration in India. So religious diversity and conflicts. India has multiple religions and sometimes religious differences lead to conflicts and riots. India के क्या है, बहुत सारे multiple religions हैं और sometimes जो religious differences होते हैं उसकी वजह से conflicts और riots भी हो सकते हैं. So communal tensions between different religious communities pose a serious challenge to the national unity. Linguistic diversity. इंडिया में क्या है आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं. सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है, एक स्ट्रेंथ तो है इंडिया की, बट ये क्या है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकती है, रीजनलिज्म भी क्रिएट कर सकती है और डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट बेस्ड ऑन द स्टेट. कास्ट सिस्टम एंड सोशल इनइक्वालिटी. कास्ट सिस्टम क्या करता है आपका, डिवाइड करता है सोसाइटी को इनटू हायरार्किकल ग्रुप्स. डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट क्रिएट सोशल डिवीजन. यानी कि कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी वजह से सोशल डिवीजन क्रिएट हो सकता है और ये नेशनल इंटीग्रेशन को हिंडर कर सकता है. अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी क्या है, ये हमारे आज तक भी क्या है, सोशल प्रॉब्लम है इन सम एरियाज. रीजनलिज्म. पीपल में फील मोर लॉयल टू द स्टेट और रीजन दैन टू अ कंट्री एज अ होल. यानी कि जो लोग हैं वो ज़्यादा लॉयल होते हैं कभी कभी अपने स्टेट या फिर रीजन के दैन टू अ कंट्री एज अ होल. इसकी वजह से क्या है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो सकता है, demand for autonomy which can threaten the national unity. Economic inequality, poverty, unemployment, uneven development across the regions can create resentment. यानी कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अनइवन डेवलपमेंट की वजह से क्या है, रीजन्स में रिसेंटमेंट हो सकता है. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अगर होगी स्टेट्स और कम्युनिटीज के बीच में तो उसकी वजह से क्या है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है नेशन को, दैट कैन बी वीकन. पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड करप्शन. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, corruption and misuse of power can divide people and reduce trust in national institutions affecting the national integration. यानी कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, करप्शन होता है या फिर मिसयूज ऑफ पावर होती है, उसकी वजह से क्या है, लोग डिवाइड हो सकते हैं और लोगों का ट्रस्ट रिड्यूस हो सकता है नेशनल इंस्टीट्यूशन में, thus affecting the national integration. Terrorism and extremism. So internal security threats, terrorism and extremist movement in some regions disrupts peace and unity in the country. In conclusion, we can say that national integration is very vital for India's progress and stability. National integration क्या है, बहुत ही vital है इंडिया के progress और stability के लिए. इतने सारे challenges होने के बाद भी it is possible to strengthen the unity through education, awareness, social reforms and respect for diversity.
सो अगर हम इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, टॉलरेंस और कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे अमंग द सिटीजन्स, दैट विल हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन. Now we will move to the next question. What is Indology? Explain the Indological perspective on Indian society. So Indology is the academic study of India's history, cultures, languages, literature and society. Indology क्या है आपकी? एक academic study है इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के कल्चर, इंडिया के लैंग्वेजेस, इंडिया का लिटरेचर और इंडिया के सोसाइटी के बारे में. सो स्कॉलर्स जो इंडोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं उन्हें इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं. दे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया थ्रू द एंशिएंट टेक्स्ट, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड सोशल कस्टम्स. यानी कि वो इंडिया को कैसे देखते हैं? दे फोकस इंडिया थ्रू द एंशिएंट टेक्स्ट हो गया, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो गए, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए एंड सोशल कस्टम्स हो गए. सो ट्रेडिशनली जो इंडोलॉजी है दैट वाज मोस्टली स्टडीड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स हु वर इंटरेस्टेड इन इंडियाज पास्ट. यूरोपियन स्कॉलर्स क्या थे आपके? इंटरेस्टेड थे इंडिया के पास्ट में, इंडिया की फिलोसफी और इंडिया के रिलीजियस ट्रेडिशंस में. सो द स्टडी इंक्लूड्स लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, Pali and Prakrit and examines Hinduism, Buddhism, Jainism and other cultural practices. So the Indological perspective on Indian society. The Indological perspective looks at the Indian society mainly through its history, religion and classical text. Indologists often emphasize India's ancient traditions, spiritual ideas and social structures. Indologists क्या करते हैं? आपके emphasize करते हैं इंडिया की ancient tradition पे, इंडिया के स्पिरिचुअल आइडियाज पे और इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर पे. दे टेंड टू हाईलाइट द फॉलोइंग फीचर्स. फर्स्ट इज कास्ट सिस्टम एंड सोशल हायरार्की. इंडोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपके? दे ऑफन डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एज स्ट्रक्चर्ड. वो इंडिया की सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड बताते हैं अराउंड द कास्ट सिस्टम दैट इज वर्ण एंड जाति. वो कास्ट को एक इंपॉर्टेंट सोशल और कल्चरल फीचर देखते हैं दैट हैज हिस्टोरिकली शेप्ड द रिलेशनशिप्स, ऑक्यूपेशन एंड सोशल ड्यूटीज इन इंडियन लाइफ. रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन. इंडोलॉजिस्ट क्या है? एम्फोसाइज करते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है उसका एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और रिलीजियस डायमेंशन है. वो स्टडी करते हैं टेक्स्ट को जैसे कि वेदास हो गए, उपनिषदास हो गए और एपिक्स हो गए जैसे कि महाभारत या रामायण को, टू अंडरस्टैंड द मोरल वैल्यूज, रिचुअल्स एंड फिलोसफी गाइडिंग द सोशल बिहेवियर. कंटिन्यूटी एंड ट्रेडिशन. इंडोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे ऑफन स्ट्रेस द लॉन्ग हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन सोसाइटी. वो बिलीव करते हैं कि इंडिया ने अपने एंशिएंट ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया है ओवर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इंक्लूडिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स, फेस्टिवल्स एंड सोशल नॉर्म्स. रूरल एंड एग्रेरियन कैरेक्टर. सम इंडोलॉजिस्ट व्यू इंडिया एज प्राइमरी रूरल with most people historically living in villages and dependent on agriculture. जो कुछ इंडोलॉजिस्ट है वो इंडिया को प्राइमरी रूरल देखते हैं. ठीक है, जो मतलब मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे वो हिस्टोरिकली विलेजेस में रहते थे एंड डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. ये पर्सपेक्टिव क्या देखता है? इंडियन सोसाइटी को एक कम्युनिटी ओरिएंटेड सोसाइटी देखता है जहाँ पे कि जॉइंट फैमिलीज और लोकल गवर्नेंस इंपॉर्टेंट हुआ करती थी. आइडियलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया. Many Indologists focus on the achievements of India's classical civilization, including literature, philosophy, science, and art. They often portray Indian society as deeply moral, spiritual, and culturally rich. जो बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट हैं वो फोकस करते हैं अचीवमेंट्स पे इंडिया की, जैसे कि क्लासिकल सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग द लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट. वो पोर्ट्रे करते हैं इंडियन सोसाइटी को एज डीपली मोरल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरली रिच. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इंडोलॉजी स्टडीज इंडियाज पास्ट टू एक्सप्लेन इट्स प्रेजेंट सोसाइटी. इंडोलॉजी क्या करती है? इंडिया के पास्ट को स्टडी करती है ताकि वो आज की प्रेजेंट सोसाइटी को एक्सप्लेन कर सके. जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो एम्फसाइज करता है आपके एंशिएंट टेक्स्ट पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, रूरल लाइफ और कल्चरल कंटिन्यूटी पे. वाइल इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स, ये क्या करता है? बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स को प्रोवाइड तो करता है, पर क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं दैट इट समटाइम्स ओवर एम्फसाइज ट्रेडिशंस. ये कभी कभी क्या करता है? ओवर एम्फसाइज कर देता है ट्रेडिशंस पे एंड ओवरलुक करता है आपके सोशल चेंज को, मॉडर्निटी को एंड डाइवर्सिटी विद इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.